इसी तरह लिखा गया होगा फूड साइंसेस। फिर लिखा हुआ है टेली कम्युनिकेशन एंड आईटी, टेली कम्युनिकेशन एंड आईटी। और लास्ट पर लिखा गया है मैथ, या जिसको आप जनरल एबिलिटी भी कहते हैं, जनरल एबिलिटीज भी कहते हैं। तो जीएसए के आपके ये 6 सेक्शंस हैं जी। ठीक है, इसी तरतीब में मिलेगा आपको, लिख लें जी। जल्दी से शाबाश। इसमें से ये 3 सेक्शन मैंने पढ़ाने होते हैं, ये और ये 3 सेक्शन आपको कोई भी मुतलका जो बायो वाला टीचर है वो पढ़ाएगा। ठीक है, बायो वाला कोई भी टीचर पढ़ाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें से ये नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं इधर 4, और इधर होता है 1 लेक्चर, और इधर होते हैं 4 और 5 लेक्चर्स भी, आप 5 लिख लें तो 10 लेक्चर्स होते हैं मेरे जी। ठीक है, तो अब इसमें से अभी जो है ना लिखा हुआ तो आपका जनरल साइंस मैथ्स है। आप मैं अभी इधर से शुरू कर लेता हूँ। ये आपको अगर एक और टीचर ने पढ़ा लिया ना तो फिर ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बस फिर ये 2 सेक्शन में पढ़ा दूंगा, अगर ना पढ़ाया तो फिर पढ़ा दूंगा बाद में। ठीक है, तो बाकी ये जो ये 3 सेक्शन मेरे हैं ही नहीं है, इसमें आप मुझे नहीं कहेंगे। ठीक है, ये 3 आपके बायो वाले टीचर पढ़ाता है, मेरे से रिलेटेड सिर्फ ये 3 सेक्शन। इनमें से भी ये ऑनलाइन में एक और टीचर भी पढ़ाते हैं, तो मैं अगर उन्होंने पढ़ा दिया तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये, फिर वो उनके साथ कर ले, बाकी 2 सेक्शन मैं करा दूंगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सेक्शंस पे कौन कौन सा। राइट, तो अभी मैं फिजिकल साइंसेस से शुरू कर रहा हूँ, फिजिकल साइंसेस से शुरू करता हूँ। तो फिजिकल साइंसेस में आपके 4 एरियाज हैं जी, 4 एरियाज। फिजिकल साइंसेस में आपके 4 एरियाज हैं। 4 में से एक एरिया लिखा गया होगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, एक और एरिया होगा यूनिवर्स, एक और एरिया होगा यूनिवर्स, another is यूनिवर्स। लिख लिया। देन ये मैंने मेन एरिया लिखा है, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं इसमें, बिग बैंग है, इक्लिप्सेस हैं, सोलर सिस्टम है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आगे, लेकिन मेन एरिया लिखा है मैंने। इसी तरह आपके पास एक और एरिया होगा डिजास्टर्स, डिजास्टर्स, फिर मैंने मेन एरिया लिखा है। टॉपिक्स तो काफ़ी सारे हैं इसमें, आपके पास इसी में टॉपिक आपका आ जाएगा
अर्थक्वेक आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, साइक्लोन है, टॉर्नेडो है, फ्लड्स हैं, वोल्केनो है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, वाइल्ड फायर है, सो ऑन, बहुत सारे टॉपिक्स। तो मैंने मेन एरिया लिखा, ठीक है। एन अदर एरिया इज एनर्जी, एलईडी, सेमी कंडक्टर्स वगैरह, सेमी कंडक्टर्स वगैरह, ठीक है। ये एक और एरिया हो जाएगा जी। तो मैंने जो बोला था ना 4 एरियाज हैं फिजिकल साइंसेज के, उनसे ये मुराद ले रहा था मैं, जिस पे 4 लेक्चर्स होते हैं, जिस पे 4 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। लिख लो जी, फिर मैं स्टार्ट करूं। तो स्टार्ट लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इस एरिया से स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों के साथ पहली क्लास है ना, स्पेशली आर्ट्स वाले लोग ये नहीं समझेंगे आपके, हमारा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो हमें समझ नहीं आएगी, ये नहीं हो सकता। समझ आएंगी चीजें आपको, हम डेली लाइफ की एग्जांपल से लेकर चलेंगे तो कैसे नहीं समझ आएंगे। तो ये साइंस वालों और आर्ट्स वालों को सबको इक्वली समझ आएगी, ठीक है। इसलिए किसी का ये एक्सक्यूज कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो बैकग्राउंड इधर मैटर ही नहीं करता, बैकग्राउंड इधर मैटर ही नहीं करता भी, ठीक है। तो आपने सब ने इक्वली समझना, चाहे चुप्पी साइंस का बैकग्राउंड रखता है या आर्ट्स का बैकग्राउंड, क्योंकि मैं डेली लाइफ की जीरो लेवल से हम चल रहे होते हैं, राइट। तो लिखो जी पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो निकला हुआ है एटम की स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर। तो एटम से शुरू करते हैं ना, एटम से शुरू करते हैं। एटम, एटम के डेली लाइफ में हम मटेरियल्स के साथ डील करते हैं ना, डेली लाइफ में हम मटेरियल्स के साथ डील करते हैं। ये बोर्ड एक मटेरियल है, ये मार्कर एक मटेरियल है, चेयर एक मटेरियल है। हर एक मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, हर एक मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। किसी मटेरियल का एक छोटा सा पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एटम। तो आप इसको यूं लिख लें, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल। किसी मटेरियल का एक छोटा सा पार्टिकल है, किसी मटेरियल का एक छोटा सा पार्टिकल है, उसको हम नाम देते हैं एटम। किसी मटेरियल का एक छोटा सा पार्टिकल, उसको हम नाम देते हैं एटम। कितना छोटा, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो। कहा जाता है एक पेंसिल का डार्ट लगाओ ना, पेंसिल डार्ट लगाओ, उसमें 2 मिलियन एटम्स आ जाते हैं, उसमें 2 मिलियन एटम्स आ जाते हैं। एक पेंसिल का डार्ट लगाओ तो उसमें 2 मिलियन एटम्स आते हैं, उसमें 2 मिलियन एटम्स आते हैं। मिलियन समझ तो 10 लाख होता है ना, मिलियन 10 लाख होता है भाई। तो एक पेंसिल के डार्ट में 2 मिलियन एटम्स होते हैं, ठीक है। इतना छोटा पार्टिकल है, उसको मैं एटम कह रहा हूँ। ये जो एरो लगाऊंगा ना, इसका मतलब होगा मेन कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, उसकी बेस पर हम आगे डिबेट चलाया करेंगे, राइट।
अब एटम स्मॉलेस्ट तो है, बट एटम इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। एटम इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। एटम स्मॉलेस्ट जरूर है, बट नॉट फंडामेंटल। बट नॉट फंडामेंटल, फंडामेंटल नहीं है। तो फिर पहले हमें फंडामेंटल पार्टिकल का पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल पार्टिकल? व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल पार्टिकल, पहले ये पता। फंडामेंटल पार्टिकल मींस एन इनडिविजिबल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल मींस एन इनडिविजिबल पार्टिकल, जो फर्दर डिवाइड ना हो तो, जो फर्दर डिवाइड ना हो तो भी एन इनडिविजिबल पार्टिकल। एन इनडिविजिबल पार्टिकल जिसके अंदर मजीद पार्टिकल्स ना हो, उसको फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। अब एटम के बारे में क्या बोला है? एटम के बारे में तो आपने बोला नॉट फंडामेंटल, ये तो फंडामेंटल नहीं है। नॉट फंडामेंटल, इट मींस इसके अंदर फिर और पार्टिकल्स होने चाहिए ना। फंडामेंटल तो वो होता है जिसमें पार्टिकल्स और ना हो। एटम के बारे में बोल रही हो, एटम तो फंडामेंटल नहीं है। इट मींस इसके अंदर और पार्टिकल्स हैं। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं तीन तरह के हैं एटम के अंदर जी। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को कहते हैं प्रोटॉन, तीसरे को कहते हैं न्यूट्रॉन। एटम के अंदर तीन और पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये पॉइंट समझियो जी कि एटम इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। इस बात का मतलब क्या है? अनदर पॉइंट, अनदर पॉइंट, हमने अभी तक इतना समझा है कि एटम छोटा सा पार्टिकल है। एटम छोटा सा पार्टिकल है किसी मटेरियल का, एक छोटा सा पार्टिकल, उसको हमने नाम दिया है एटम। अब एटम अगर छोटा सा पार्टिकल है तो इसकी शक्ल कैसी होगी? अनदर पॉइंट, फिर एरो लगा रहा हूं। इसकी शक्ल कुछ इस तरह, सेंटर में एक हार्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसके बाहर ऐसे ऐसे कुछ दायरे होते हैं, उनको हम आर्बिट्स आर्बिट्स या शेल्स कहते हैं। आर्बिट्स या शेल्स कहते हैं। सेंटर में एक हार्ड पार्ट है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, उसके बाहर आर्बिट्स हैं, दायरे हैं, आर्बिट्स या शेल्स कहलाते हैं। तो सेंटर में जो न्यूक्लियस है इसमें कौन रहता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में रहते हैं। यानी न्यूक्लियस असल में फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर हुआ। न्यूक्लियस फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर हुआ ना। न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर समझ लें, यानी इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। उसके बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तीसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था ना, ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये जो डॉट्स लगाए ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो हमने कहा था ना सेकंड पॉइंट में, एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दायरों में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ऐसे ही रिवॉल्व करते हैं जैसे आपने सुन रखा है सूरज के बाद 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ये बात सुनिए ना, सूरज के बाद 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे सूरज के बाहर 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह एक एटम न्यूक्लियस रखता है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। यानी वही कानून कुदरत जो इतने बड़े सिस्टम पर लग रहा है, वही कानून कुदरत इतने छोटे से पार्टिकल पर भी लग रहा है। इतना छोटा पार्टिकल जिसको बोला है पेंसिल का डार्ट लगाओ तो 2 मिलियन एटम्स आ सकते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझो जी। another main point, another main point, एटम के बारे में हमने बोला छोटा सा पार्टिकल है। इसके चार्ज की बात भी करूँ, इसके चार्ज की बात भी करूँ। पहले तो जनरल चार्ज पता हो ना, चार्ज किसको कहते हैं? आप लिख लें चार्ज के बारे में। एन इंट्रिंसिक, एन इंट्रिंसिक एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी
an intrinsic property of a particle due to which it attracts or repels the other particle. An intrinsic property of a particle due to which it attracts or repels the other particle, उसको हम नाम देते हैं चार्ज। लिख लिए चार्ज के बारे में। अब ये तो चार्ज की बात हो रही है ना, तो हमने तो एटम के चार्ज की बात करनी है ना। तो पहली बात, ये चार्ज जनरल क्या होता है ये बताए। चार्जेस दुनिया में दो किस्म के हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दो ही चार्ज हैं दुनिया में। जैसे कोरोना के टेस्ट दो ही है ना, सुना हुआ आपने, पॉजिटिव कोरोना एंड नेगेटिव कोरोना है। ऐसे चार्ज भी दो ही है ना दुनिया में, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है ही नहीं ना, नाम से न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, नो चार्ज, उसमें चार्ज है नहीं। ठीक है, ये तो सिर्फ चार्ज की बात हुई। एटम के चार्ज की बात करो। एटम के चार्ज की जब हम बात करते हैं, नया पॉइंट नहीं लिख रहा, उसी पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन कर दें। आप लिख लें एटम इज न्यूट्रल एज अ होल, एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है, एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है, ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। लिख लिया जी। अब एटम न्यूट्रल होने का क्या मतलब है? एटम न्यूट्रल होने का क्या मतलब है? एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। इसका ये मतलब है, अभी हमने कहा एटम के अंदर जो चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, एक ही सूरत में हो सकता है एटम न्यूट्रल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज वाले, उतने ही नेगेटिव हो, ताकि ओवरऑल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें ना। ये ओवरऑल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें। नेट चार्ज तब नहीं बचेगा, तब आप ये बात कहने के काबिल होगे एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। और ये पॉइंट समझे सारे लोग? एटम इज न्यूट्रल एज अ होल, एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। अब ये डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा, किताबों में पढ़ोगे तो आपको समझ आ रही है क्या कह रहे हैं, राइट। एक और मेन पॉइंट लिखें जी, एक और मेन पॉइंट लिखें आप लिख लें, एटम्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, एटम्स आर इन कंटिन्यूस, इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। जनरलाइज्ड बात करेंगे जी। एटम्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, एटम्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। अब इस बात को समझने के लिए जरा इधर देखना, मिसाल देता हूँ। गैस की बात करो ना, गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं ना, सुना हुआ आपने, गैस में पार्टिकल्स दूर। अच्छा, मैं पार्टिकल्स का नाम क्यों ले रहा हूँ? पढ़ क्या रहे हो? एटम। एटम क्या होता है? पार्टिकल ही तो है। वही ये कहा है ना आपने, एटम क्या है? पार्टिकल है ना किसी मटेरियल का, तब पार्टिकल्स का नाम। गैस के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े क्लोजर होते हैं, और सॉलिड में पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, सॉलिड में पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। गैस के अंदर पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस ज्यादा हैं, इजीली मोशन ऑब्जर्वेबल है ना,
परफ्यूम कमरे के एक कॉर्नर पे स्प्रे करो, दूसरे कॉर्नर तक फ्रेग्रेंस फैल जाती है, इजीली मोशन ऑब्जर्वेबल है। लिक्विड पानी यहाँ गिरा मूव करता वहां तक चला जाता है, इजीली मोशन ऑब्जर्वेबल है। सॉलिड के केस में मोशन ऑब्जर्व करना जरा मुश्किल है। क्यों? सॉलिड में टाइटली पैक्ड है ना पार्टिकल, ये इतना जकड़े रखते हैं, इजीली मोशन ऑब्जर्व नहीं कर पाते आप, इजीली मोशन ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम। इसलिए सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है मोशन है नहीं, मोशन तो है, इनकी मोशन का खास नाम है, तो क्यों नहीं मोशन, वाइब्रेटरी मोशन नाम देते होते हो ना, वाइब्रेटरी मोशन भाई, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन समझते हो, अपनी जगह पे ट्रू एंड फ्रो मोशन, अपनी जगह पे ट्रू एंड फ्रो मोशन, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे आपके घरों में लगी हुई पेंडुलम क्लॉक, आपके घरों में लगी हुई पेंडुलम क्लॉक भाई, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन ना, उसके उसमें क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन है। आपके घरों में लगी पेंडुलम क्लॉक अपनी जगह पे ऐसे मूव कर रही है, वाइब्रेटरी मोशन। एक बच्चे को झूले में डाल के छोड़ दो, वाइब्रेट करता है ना, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ये बात मैं कह रहा हूँ। तो गैस में पार्टिकल्स दूर दूर, लिक्विड में थोड़े क्लोजर, सॉलिड में और भी टाइटली, लेकिन मोशन सब में होती है। मैं एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दूं तो गलत ना होता होगा, कहते हैं नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट रेस्ट, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट रेस्ट, एवरीथिंग इज मूविंग। अब बड़े से बड़े सिस्टम की बात कर लें, छोटे से छोटे पार्टिकल की बात करें, सब मूविंग है, सब मूविंग है, ठीक है। बल्कि आप वो इकबाल साहब का एक शेर भी है ना, वो एटमों के लिए तो नहीं है, मैं लिंक कर रहा हूँ, पढ़ते हैं ना आप, कहते हैं फरेब नजर है ये सुकूतों से बात, सुकूत रेस्ट को कहते हैं, से बात कांस्टेंट होना, फरेब नजर है ये सुकूतों से बात, तड़प रहा है हर जर्रा कायनात, एवरीथिंग इज मूविंग, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट रेस्ट। तो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, हर चीज के पार्टिकल्स मूविंग। टॉपिक हमारा चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर, एटम छोटा सा पार्टिकल है, इसलिए हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं ना, मेरी बात समझियो जी, यहां तक क्लियर हो गया। मैं नेक्स्ट चलूं, तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये था कि एटम्स किसी भी मटेरियल के मुसलसल मोशन में होते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो गैस और लिक्विड में तो इजीली मोशन ऑब्जर्वेबल है, सॉलिड में थोड़ा मोशन ऑब्जर्व करना जरा मुश्किल है, लेकिन होती है, ये नहीं है कि मोशन नहीं होती, वाइब्रेटरी मोशन। तो आपको डायरेक्ट नेकेड आई से या अनएडेड आई से हम देख नहीं सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जब देखते हैं तो हमें दिखाई देती है मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, खास नाम दिया उसको, बात समझियो। एक और मेन पॉइंट जी, अनदर मेन पॉइंट, एटम की स्ट्रक्चर एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसी में एक और मेन पॉइंट लिख लें, आप लिख लें। देखो हमने ये तो कहा एटम सेंटर में न्यूक्लियस रखता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, लेकिन कितने, ये तो नहीं बताया। तो एक और मेन पॉइंट ये हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलते हैं, दैट इज गिवन बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर, n इज नंबर ऑफ शेल, n इज नंबर ऑफ शेल, 2n स्क्वायर से पता चलता है, 2n स्क्वायर से पता चलता है, यानी किसी एटम के बाहर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका पता हमें कैसे पता चलेगा, वो दैट इज गिवन बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर, where n is number of shell, n is number of shell। जी यहाँ तक क्लियर। अब ये 2n स्क्वायर मैं जरा अप्लाई करके बता देता हूँ आपको, मतलब क्या है इसका।
एग्जाम्पल लेते हैं ना, मैं आपसे पूछता हूँ पहले शेल में इलेक्ट्रॉन बताओ, लगाना 2n², एन की जगह 1 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर इज 1, 2 × 1 इज 2। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखो मैंने पहले में 2 बनाए थे, ये देखो ना 1 2। दूसरे में पूछूं तो फिर लगाना 2n², एन की जगह आप 2 पुट कर लो ना, 2 पुट कर लो। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 इज 8, दूसरे मैक्सिमम 8 आते हैं। मैंने 3 बनाए, मैक्सिमम 8 है ना, मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, 1 हो 3 हो 7 हो, जो मर्जी हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ये वाजिल लिखा हुआ है, मैक्सिमम दैट इज गिवन बाय 2n²। इस पॉइंट का मतलब समझियो अब, कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं हमने एटम में। भाई ये टॉपिक अगले टॉपिक के अंदर यूज होगा डायरेक्टली फिर, इसलिए सारी बेसिक बातें हम पढ़ रहे हैं, बताओ। ये टॉपिक तो वैसे सिलेबस का हिस्सा है, हमने पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन इससे अगला टॉपिक भी ये सारी चीजें यूज होंगी ना। नेक्स्ट, another main point, another main, तो लिखें आप दो टर्मिनोलॉजीज लिख लो, एक लिखो एटॉमिक नंबर, दूसरा लिखो मैस नंबर। एक एटॉमिक नंबर, दूसरा मैस नंबर। मैस नंबर को ए से जाहिर करते हैं, एटॉमिक नंबर को जी से जाहिर करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को जी से जाहिर करते हैं और मैस नंबर को ए से जाहिर करते हैं। लिख लिए। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये होता है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। हमने तो अभी पढ़ा है, न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल रहते हैं ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सिर्फ प्रोटॉन की तादाद की बात हो तो एटॉमिक नंबर। अब किताबों में लिखा हुआ मिले आपको कि एटॉमिक नंबर 10 है, तो समझ जाना एटॉमिक नंबर 10 कह रहे हो, प्रोटॉन 10 है। बोले एटॉमिक नंबर 20 है, समझ जाना एटॉमिक नंबर 20 कह रहे हो, मतलब प्रोटॉन 10 है। ये मतलब होगा सादा जुबान में, वो तो डायरेक्ट बातें करेगा, एटॉमिक नंबर इतना तो मैथ नंबर इतना। हमें पता हो यार एटॉमिक नंबर इतने है, क्या मतलब है सादा जुबान, ठीक है। और मैथ्स नंबर ए से जाहिर करते हैं, तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की कंबाइंड तादाद, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की कंबाइंड तादाद, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की कंबाइंड तादाद। लिख लिया जी। यानी आपको बोले प्रोटॉन 20 है, सॉरी बोले मैथ नंबर 20 है, तो समझ जाना प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिला के मजमूई तादाद हमें बता रहा है 20 है। बोले मैथ नंबर 15 है, मतलब होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के कह रहा है 15। ये मतलब है इन टर्मिनोलॉजीज का, ठीक है। इसी को आप इसी को फार्मूले की शक्ल में भी डाल सकते हो। मसलन कैसे? ए से मैथ नंबर को जाहिर किया है, ये वाला इक्वल अपनी जगह नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऊपर अभी कुछ क्या है उन्हें जी, और प्लस ये वाला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से जाहिर कर दो, ये ए इज इक्वल टू जी प्लस एन है, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन बन गया। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर।
लिख लिया जी। तो अब इसका यूज क्या है इस इक्वेशन का? कहीं एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको दिए गए हों, आपको कहीं न्यूट्रॉन निकाल दो, तो जी की जगह एटॉमिक नंबर पुट करना, ए की जगह मास नंबर पुट करना, न्यूट्रॉन निकल आएंगे। एन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऊपर लिखा हुआ है ना वो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कंबाइंड तादाद है। समझ गए? इसी तरह एक और टर्म लिखें जी, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही एक और मेन पॉइंट, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, मैं हिस्टोरिकली बताता हूँ पहले। पढ़ कह रहे हो किसी मटेरियल का छोटा सा पार्टिकल जिसको एटम कह रहे हो, ये कोई मटेरियल है एक, इसके अंदर तो लातादाद एटम्स होंगे ना, इतना सारा टुकड़ा अगर कंसीडर करूं मैं किसी मटेरियल, लातादाद एटम्स होंगे। उतने तो मैं नहीं बना सकता, चंद बना देता हूँ, क्योंकि हमने कहा हुआ है इतने पार्टिकल, इतना छोटा है एटम कि एक पेंसिल के डार्ट में 2 मिलियन एटम जाते हैं, इसमें तो बहुत सारे होंगे। तो एटम की शक्ल हमें पता है, सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाहर ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना, ये सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये इधर सेंटर में न्यूक्लियस और उसके बाहर ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने 3 एटम्स बना लिए, होंगे लातादाद इतने सारे टुकड़े में। साइंस की अर्ली स्टेजेस की बात है, एक साइंटिस्ट था डाल्टन। डाल्टन डाल्टन कहता था, आप किसी मटेरियल का एक एटम स्टडी कर लो, इसका मतलब होगा आपने पूरा मटेरियल स्टडी कर लिया है। डाल्टन का ये कहना था, एक एटम अगर आप पढ़ लो ना, उसकी प्रॉपर्टीज जान लो, इट मींस आपने पूरा मटेरियल स्टडी कर लिया है। तो फिर डाल्टन के कहने का मतलब क्या बनता था? डाल्टन तो फिर ये कहना चाहता था, सारे एटम एक जैसे ही होते हैं। डाल्टन तो फिर ये कहना चाहता था ना भाई, कि सारे एटम एक जैसे होते हैं, सारे एटम एक जैसे होते हैं। कह रहा था एक एटम पढ़ लो, इसका मतलब सारे पूरा मटेरियल पढ़ लिया। तो इसका कहने का मतलब तो यही बनता है फिर, कि सारे एटम एक जैसे ही होते हैं। डाल्टन का कहना ये था। डाल्टन ने एटमों को चाइनीज समझा हुआ था ना, कह रहा था सारे एक जैसे ही होते हैं। तो बाद में पता चला इस तरह की बात तो नहीं है, कि एटम सारे एक जैसे तो नहीं होते हैं भाई। एक ही मटेरियल में एटम एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं, मसलन ए किस्म के एटम, मसलन बी किस्म के एटम, मसलन सी किस्म के। ये एटम्स जो हैं एक ही मटेरियल, लेकिन एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं आइसोटोप्स। इन्हीं को तो बोलते हैं आइसोटोप्स। इसका मतलब है आइसोटोप्स भी एटम्स ही होते हैं। और तभी तो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में बातें करता है आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स तो एटम्स हैं, हिस्ट्री से तो हमें ये पता चला है। अब आप प्रॉपर डिफाइन कर लो आइसोटोप्स को, ये हिस्ट्री से हमें इतना अंदाजा हो गया, आइसोटोप्स और एटम्स, तभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिक्र ले आता है इनका। तो अब लिख लें आइसोटोप्स क्या हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम मटेरियल, isotopes are the atoms of the same material. Isotopes are the atoms of the same material having same atomic number but different mass number. Isotopes are the atoms of the same material having same atomic number but different mass number. Different mass number. लिख लिया है? इन एटॉमिक नंबर सेम, मैथ नंबर डिफरेंट। अब आप समझते हो एटॉमिक नंबर क्या तो मैथ नंबर क्या, ये बात अब हमें पता है एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, मैथ। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ था अभी CSS 2022,
आपने अगर पेपर देखो, आइसोटोप्स का पूछा हुआ है, उस पर लिखा था एलिमेंट्स एटम्स ऑफ द हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड, नीचे ऑप्शन में दिया था आइसोटोप। ये अभी का ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ, 22 वाला आया हुआ था पेपर में। ठीक है, मशहूर जमाना आइसोटोप्स पढ़ते थे आप छोटी क्लासों में। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कहते होते थे ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, याद हो अगर आपको तो। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ तक बातें क्लियर हैं सारी? एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? चलें जी, फिर नेक्स्ट चलते हैं। एक और मेन पॉइंट लिखो, एक और मेन पॉइंट लिखो, आप लिख लें, कसरत से ये टर्म भी लिखी हुई आएगी, मालिक्यूल। जब भी आप किताबें पढ़ोगे ना, तो मालिक्यूल ये भी लिखा हुआ आएगा आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में। मालिक्यूल क्या होता है? एटम एटम के साथ मिले तो नई जो एंटिटी बनती है उसको मालिक्यूल कह देते हैं। एटम का एटम के साथ मिलना और नई एंटिटी बनना। एटम एटम के साथ मिले जो नई एंटिटी बनती है उसको हम कहते हैं मालिक्यूल। सेम एटम भी मिल सकते हैं, डिफरेंट भी मिल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें अब किताबों में ये बोले कि ये मालिक्यूल है तो हम समझ जाएंगे यार मालिक्यूल कह रहे हो, मालिक्यूल तो छोटा सा पार्टिकल ही है। क्यों? एटम एटम के साथ मिलता है तो नई जो एंटिटी बने उसको मालिक्यूल कह रहे हैं। एटम खुद कितना सा था? भाई एटम खुद कितना सा था? हमने तो अभी कहा है, पेंसिल का डार्ट लगाओ उसमें 2 मिलियन एटम्स आते हैं, यही बात हुई थी। एक पेंसिल का डार्ट लगाओ उसमें 2 मिलियन एटम्स आते हैं, इतना छोटा सा पार्टिकल है। तो दूसरे छोटे से पार्टिकल के साथ मिलकर आप क्या समझते हैं, टाइटैनिक बनाएगा? और भाई छोटा सा पार्टिकल ही बनेगा बस, एटम से जरा बड़ा होगा, तो मॉलिक्यूल। बात समझे हो? अब बोले मालिक्यूल है ये तो हम समझ रहे होंगे, मालिक्यूल क्या है? ये छोटा पार्टिकल है बस, एटम से जरा बड़े, एटम एटम के साथ मिलता है नई एंटिटी मालिक्यूल कहलाती है। ठीक है, तो मुझे बताओ कुछ अंदाजा हुआ है एटम के बारे में कि एटम क्या चीज है? टॉपिक हमारे सिलेबस का है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर, हम तो एटम की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ना। अब चूंकि हम बातें कर ही रहे हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बातें हुई हैं, तो अब आप जरा इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख लो ना। पहला लिख लो इलेक्ट्रॉन, एक सब हेडिंग दो इलेक्ट्रॉन, जरा इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे तो हमने अभी कहा ये तो नेगेटिव चार्ज होता है इसमें ना, ये बात हुई थी, इस पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे तो नेगेटिव चार्ज होता है भाई। इसी तरह इसकी डिस्कवरी भी लिख लो ना, कहीं पूछ ले ऑब्जेक्टिव वगैरह में, तो डिस्कवरी इसकी थी 1897 में ना, बाय जे जे थॉमसन है। 1897 में इसकी डिस्कवरी थी, बाय जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, जुनेद जमशेद थॉमसन। ये ऑब्जेक्टिवली बता दूं, कहीं पूछ ले हैं। इस तरह मैथ्स भी लिख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1095 × 10⁻³ किलोग्राम।
9.1095 इंटू 10⁻³ किलो। लिख लिया है। इसी तरह एक और बात भी लिखे, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज अ फंडामेंटल, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल, फंडामेंटल कौन सा होता है, अभी हम डिस्कस कर क्या थे। फंडामेंटल मींस इनडिविजिबल, इसके अंदर और पार्टिकल नहीं है फिर, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर और पार्टिकल नहीं है, ठीक है। और इसी तरह एक और भी लिखो आप, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, इसके अंदर और पार्टिकल्स नहीं है फिर। एक और बात भी लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो इलेक्ट्रॉन का ये तो बताया है नेगेटिव चार्ज है, वो तो नेचर बताई है, उसकी वैल्यू कितनी ये तो नहीं बताया। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो चार्ज को क्यू से जाहिर करते हैं, मैग्नीट्यूड ऐसे बार लगा लो, तो ये है जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, कूलम्स, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कहीं पूछ लेना ऑब्जेक्टिव में, कूलम यूनिट है चार्ज का, कूलम द यूनिट ऑफ चार्ज, लिख लिया। इसी तरह प्रोटॉन के बारे में भी लिख लो फिर। प्रोटॉन पे पहली बात पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, हम पहले बात करके हैं। इसका भी डिस्कवरी इसकी लिख लो, इसकी डिस्कवरी होती है 1886 में, डिस्कवरी थी बाय गोल्डस्टाइन, बाय गोल्डस्टाइन, 1886, 1886 बाय गोल्डस्टाइन। लिख लिए। इधर अक्सर स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं, रदरफोर्ड क्या आते होते हैं, रदरफोर्ड ने नहीं किया जी, रदरफोर्ड तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, वो 1911 में आया था, ये हम 1886 की बात कर रहे हैं, ये तो हम 1886 की बात कर रहे हैं, ठीक है। बात समझियो। नेक्स्ट लिखो, इसकी भी मैथ्स हमने लिखा था, बाकी उसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए तो प्रोटॉन का भी लिख लो। प्रोटॉन का मैथ्स होता है, मैथ्स ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.6737 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का मैथ्स। ये इलेक्ट्रॉन से हैवियर, इलेक्ट्रॉन -31 है ना, आपको पता है, जो जो माइनस में आगे चलते जाए नंबर छोटे होते जाते हैं, -31 छोटी रकम है, ठीक है, -31 छोटी रकम है ना भाई।
राइट। इसी तरह एक बात और भी लिख लो, ये नॉट फंडामेंटल, ये तो फंडामेंटल नहीं है, नॉट फंडामेंटल, इसका मतलब है फिर इसके अंदर और पार्टिकल्स होंगे। तो इसके अंदर और पार्टिकल तीन हैं जो उनको हम क्वार्क्स कहते हैं, तीन क्वार्क्स हैं इसमें। फंडामेंटल नहीं है तो इट मींस इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे ना, फिर तो इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे। तो तीन पार्टिकल्स हैं और उनको भी हम कुछ नाम दें तो उनको हम कहते हैं क्वार्क्स। लिख लिया? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? बाकी लोग बताएं जरा, क्लास बाकी बताए मुझे। हैं? आवाज नहीं आ रही? बाकी क्लास बताए सर। बाकी तो कह रहे हैं आ रही है भाई, फिर ये एक कि ये कोई कह रहा है स्लो है, तो वो जरा अपनी साइड पे चेक करो आप। अच्छा, तो हमने बात की है कि तीन क्वार्क्स होते हैं इसमें, तीन और पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर प्रोटॉन बना हुआ है। सिंपल इज दैट, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं क्वार्क्स, जिनसे मिलकर बना है प्रोटॉन। और इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वही लिखो सेम जो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखी हुई है सामने, सेम टू सेम लिखो। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है। लिख लिया है? इसी तरह न्यूट्रॉन को भी लिख लो जरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने कहा था न्यूट्रॉन भी है ना एटम के अंदर, तो उसको भी जरा लिखें। न्यूट्रॉन नाम से जाहिर है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, नो चार्ज, इस पे तो चार्ज है ही नहीं ना, नो चार्ज। इसकी भी डिस्कवरी लिख लो, इसकी डिस्कवरी है 1932 में, 1932, जब आपकी पाकिस्तान अफेयर में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हाँ, इधर न्यूट्रॉन डिस्कवर होता, 1932। और किसने डिस्कवर किया ये भी लिख लो, जेम्स चेडविक, जेम्स चेडविक, जेम्स चेडविक। इसी तरह मैथ्स भी लिख लो, मैथ्स ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है 1.6750 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम। आप देख रहे हैं तकरीबन बराबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस, सिर्फ डेसिमल के बाद तीसरा और चौथा डिजिट इसका फर्क है ना, तकरीबन बराबर है, तकरीबन बराबर है। ठीक है। और एक बात और भी लिख लो न्यूट्रॉन के बारे में, नॉट फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल नहीं है, यानी इसमें भी और पार्टिकल्स हैं, इसमें भी और पार्टिकल्स हैं। तीन पार्टिकल्स हैं इसमें भी, उनको भी क्वार्क्स ही कहते हैं, थ्री क्वार्क्स। क्वार्क्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, इसमें भी तीन ही होते हैं। हाँ जी, लिख लिया? समझ गए यहाँ तक? अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो फिर आप जिस मर्जी किताब से पढ़ें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ आएगा। इन पार्टिकल्स के नेम होते हैं बिल्कुल शाइस्ता,
लेकिन वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, वरना इनके आगे नाम होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इस तरह से। इस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड किधर से आ गई शीरीन? इसका तो चार्ज ही नहीं है, तो मैग्नीट्यूड किधर से आएगी? चार्ज है ही नहीं इसमें। समझिए बात। नेक्स्ट लिखो जी, एक और टॉपिक लिख लें आप, केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है, पहली बात। फिर मैं उधर एग्जांपल से शुरू करता हूँ। हमने एटम के बारे में पढ़ा है। हमने तो बोला था कि एक पेंसिल का डार्ट लगाओ, इसमें 2 मिलियन एटम्स आते हैं। ये तो बहुत छोटा पार्टिकल है फिर, है? पेंसिल के डार्ट में 2 मिलियन एटम्स, तो बहुत ही छोटा पार्टिकल हुआ ना। पेंसिल के डार्ट में 2 मिलियन, ये तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है भाई। यानी ये, इसको हम ना बराह रास्त हम इसको, ना हम इसको बराह रास्त देख सकते हैं, ना इसको हैंडल कर सकते हैं, ना इसको पकड़ सकते हैं। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है केला। इसलिए हम ये चाहते हैं अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी तरह मिल जाएं आपस में, मिलकर एक मटेरियल बना दें। मटेरियल्स के साथ हम डेली लाइफ में डील कर सकते हैं ना। मिलकर हम डेली लाइफ में एक मटेरियल बना दें जिसको हम डील करते हैं। यानी इन पार्टिकल्स को जोड़ना चाहते हैं, जाहिर है कोई फोर्स होगी ना जो इन पार्टिकल्स को जोड़े। तो आप लिख लें, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द पार्टिकल्स टुगेदर। A force of attraction which holds the particles together, which holds the particles together to form a material. A force of attraction which holds the particles together to form a material. छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले, मटेरियल की शक्ल अख्तियार करें, उन पार्टिकल्स को जोड़ना है। वो जोड़ने की कोई फोर्स चाहिए, वो फोर्स जिन पार्टिकल्स को जोड़ती है उसी को तो कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इसलिए पढ़ते हैं ना। फिर इसकी हम कॉमन कॉमन टाइप्स पढ़ेंगे जी। तो आप सबसे पहले लिख लो ना, आयोनिक बॉन्ड। फिर पढ़ेंगे जी कोवेलेंट बॉन्ड। एक और आप लिख लें मेटालिक बॉन्ड। एक और आप लिख लें, आल दो वो इंटर मालिक्यूलर है लेकिन लिख लो कॉमन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और लिख लो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हमने कॉमन कॉमन टाइप्स लिख दी। लिख लिए जी यहाँ तक? तो मैंने टाइप्स लिखवाई इसकी। सबसे पहले है आयोनिक बॉन्ड, फिर लिखा कोवेलेंट बॉन्ड, फिर लिखा मेटालिक बॉन्ड, और फिर लिखा हाइड्रोजन, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ये कॉमन कॉमन टाइप्स हमने लिख लिए। इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद फिर। ठीक है, और इनमें से भी मेन यही है बस। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है। और देता हूँ भाई नमाज के ब्रेक, सब्र कर लिया करो ना, शुरू ही हो जाते हो सारे बस एकदम से। मैं भी मुसलमान ही हूँ। दूंगा ना नमाज की ब्रेक, अभी अजान है, सब्र करो जरा। आपने उधर जाके मोहल्ले में इमामत करानी है। लिख लिए?
तो ब्रेक के बाद मैं डायरेक्ट इधर से शुरू करूंगा, है डायरेक्ट इधर से शुरू करूंगा। चलो जी, तो आप आ जाएंगे 7:40 पे मैं स्टार्ट करूँ क्लास, है 7:40 पे।